हरिओम सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। सबसे पहले प्रार्थना शुरू करेंगे। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। पीठ, गर्दन, कमर सीधी करेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेंगे। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखते हुए प्रार्थना शुरू करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आंखें बंद रहेंगी। हथेलियों को रगड़कर आंखों पर और चेहरे पर रखेंगे। हथेलियों के बीच में धीरे से आंखें खोल लेंगे। आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जी प्रीति जी बताइए। क्या? आप कुछ बोल रहे थे? चलिए, कल तक जो हमने पढ़ लिया है हमारा, हमने बीच का टाइम पीरियड पढ़ लिया है। आधुनिक भारत, कौन सा वाला आधुनिक भारत? स्वतंत्रता के पूर्व का। आधुनिक भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा जो स्वतंत्रता के पहले का है और दूसरा जो स्वतंत्रता के बाद। किस वे में? शिक्षा के वे में हम पढ़ रहे हैं। शिक्षा के को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पर क्या हुआ, मैम, कैसे। जी बताइए। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? अब शो नहीं हो रही। स्क्रीन अभी मैंने शेयर करी नहीं है, ओके। इसलिए शो नहीं हो रही थी। अब शो हो जाएगी। ठीक है, अभी दिख रही है ना स्क्रीन? कल तक हमने जो पढ़ लिया था उसके बारे में एक ओवरव्यू कौन देगा कम समय में? मैम मैम हमने जो कल पढ़ा था उसका स्लाइड आया नहीं है, या शायद मैं ही आया नहीं देखी। नहीं, कल का नहीं भेज पाए हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ओके आज जी। हम भेज देंगे, है ना? तो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाए हैं, मतलब इसका मतलब ऐसा, अगर स्लाइड नहीं मिला था तो कुछ याद है जो पढ़ा था उसी से कुछ याद है क्या हमने कल पढ़ा था? चलिए मैं हाँ ही मैम। एक बार, हाँ बताइए। हाँ मैम, थोड़ा सा पता है उसमें प्राच्य और पाश्चात्य का शिक्षा के बारे में जो था, चलिए कर 1813 लेते का हैं, आगे। हाँ क्रम से कर लेते हैं ना अपन, थोड़ा सा जी। देख लेते हैं क्रम से, सीक्वेंस में देख लेते हैं फटाफट उसको। क्या हुआ था कि ब्रिटिश मेहमान अब हमारे यहाँ आ गए थे। मुगलों के बाद में मुगल लोग बन गए थे मेजबान, और जो ब्रिटिश लोग थे वो अब यहाँ पर आ गए थे हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ इन द सेंस भारतवर्ष में जब भी हमारे यहाँ निकलता है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। स्लाइड शो नहीं हो रहा है यस मैम। इसकी, ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कर रहे हैं, एक मिनट। पहले ही बता दिया होता आपने, अभी होगी। नहीं नहीं दिख रहा है अभी भी, कुछ गड़बड़ नो है। मैम। नो मैम। सॉरी, ट्राई करते हैं फिर से। यू आर प्रेजेंटिंग। अब दिख रही है? यस मैम। ओके, चलिए। तो हम क्या देख रहे थे कि हमारे पास में भारतवर्ष में पहले
इस्लामिक लोग आए, अरेबियन कंट्री से लोग आए, वह यहीं पर बस गए, यहीं के नागरिक हो गए। अब दूसरे लोग आ गए, अंग्रेज लोग आ गए, यूरोपियन लोग आ गए। अब क्या हो रहा है, हम मतलब फायदा कैसे मिल रहा है लोगों को यहाँ पर आने का? क्यों? जो उत्तर वैदिक काल में पहले तो बहुत सब कुछ ठीक था, पूर्व वैदिक काल तक सोच अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में सोच थोड़ी सी विकृत हो गई। तब क्या हुआ कि मतलब बुरा बुरा लोग सोचने लगे ना, मैं मेरा। पहले क्या था, हम देने का भाव हमारा हुआ करता था। वेदों ने हमको क्या सिखाया था कि देने में विश्वास करो, आपके पास जो है जितना दे सकते हैं सब कुछ देना है। और बाद की सोच क्या हो गई, नहीं देना है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना है, अपने तक ही सीमित रखना है जो भी रखना है। आज की डेट में भी यही होता है। बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, यही देख लीजिए। जैसे नोट्स का ही बताया मैंने कि लोग अपने नोट्स तक शेयर नहीं करना चाहते हैं, कि हम अगर हमारे नोट्स शेयर कर देंगे, हमने इतनी मेहनत करके बनाए, इतने अच्छे से बनाए, तो दूसरा कहीं टॉप ना कर जाए। ये भी छोड़िए, नोट्स भी बड़ी चीज हो गई। लोग अपना श्रेय तक नहीं देना चाहते हैं कि जिसने हमारे लिए मदद करी, हमारे लिए इतना कुछ किया। अब सर ने ही कितना अपना प्रयास किया है, कितना टाइम लगता है। आप खुद जो करते हैं कंप्यूटर पे काम या जो इस टाइप का वर्क करते हैं, समझ सकते हैं कि टेक्निकल वर्क में एक एक चीज में कितना टाइम लगता है। सर ने 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक जागकर नोट्स बनाए, सब किया, आपको पढ़ाया, सब किया। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो अपना नाम तक देने को मतलब तैयार नहीं होते हैं। श्रेय किसको जाना चाहिए, उनको श्रेय खुद को लेना है कि नहीं, हमने खुद की मेहनत से ही निकाला है। तो ये कितनी गलत चीज है कि हम शेयर नहीं कर रहे हैं। हमारी जो धारणा और सोच कैसी बन गई है कि देना नहीं है, लेने में विश्वास करना है। और इस सोच का ही फायदा किसने उठाया? जो बाहर से लोग आए उन्होंने उठाया। एक स्टोरी से समझते हैं। दो बिल्लियां हैं, आपस में लड़ रही हैं। क्यों लड़ रही हैं? एक उनको रोटी मिल गई है, उनको रोटी मिल गई है, या बिल्ली समझ लीजिए, मंकी समझ लीजिए, ये दो हैं। तो इनमें से दो बिल्लियां हैं, उनको रोटी मिली है। अब रोटी क्या हो रहा है कि बराबर तोड़ना है, आधा आधा बंटवारा करना है। तब क्या करें? अगर वो तोड़ रहे हैं तो क्या हो रही है, बराबर एकदम से तो चाकू से, कैंची से तो उसको अलग कर नहीं रहे हैं। एक तोड़ा एक बार में, तो क्या हुआ, एक साइड ज्यादा और एक साइड कम। अब वो बंदर ऊपर से बैठ के देख रहा था सब, उसने कहा लाओ मैं बराबर बराबर बांटता हूँ। जिधर ज्यादा था उधर को उनने खा लिया, बंदर ने। फिर दूसरी साइड, ऐसे करते 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 पूरी रोटी खत्म हो गई। जिधर का ज्यादा था बंदर ने खाने का काम शुरू कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर इसी को बोलते हैं बंदर बांट। इसको एक संज्ञा दी जाती है कि मतलब बंदर ने बंटवारा ऐसे करा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपस में लड़ रहे थे यहाँ के लोग ही, अब पहले तो खुद ही, जैसे एक ही संप्रदाय के लोग, राजा हिंदू राजा ही हैं, उनमें ही वंश में दो भाई हैं, राज्य के लिए लड़ाई हो रही है, उसका फायदा मुस्लिम लोगों ने उठा लिया आके। अब मुस्लिम लोग भी यहाँ बस गए, यहाँ के हो गए, तो अब आपस मतलब खुद के संप्रदाय में झगड़ा नहीं हो रहा है, अब दो अलग अलग संप्रदायों में झगड़ा हो रहा है, संपदा को लेकर, शासन को लेकर। ये तो पहले से है, अब वो और आ गए, तो ये फायदा उन्होंने उठा लिया कि हम आपको, हाँ मतलब दोनों की नजरों में भले बन के उनके लिए मदरसे खोल दिए, ताकि हम आपके फेवर में आपका अच्छा कर रहे हैं, और उनके लिए संस्कृत की संस्थाएं खोल दी कि हम आपके फेवर में आपके साथ भी हैं। दोनों को लालच दे दिया, थोड़ा थोड़ा दोनों के ईगो को सेटिस्फाइड रखने का प्रयास किया, ताकि ये हमारे फेवर में रहे, हमारा विरोध ना करें। इसी के लिए अपने शासन को बढ़ाने के लिए, अपने गुडविल में लाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तो 1781 में कलकत्ता में एक मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक संस्था खोल दी, मदरसा, हायर एजुकेशन के लिए। हिंदू हिंदू संप्रदाय के लिए 1792 में एक संस्कृत कॉलेज खोल दिया। साथ में अपने यूरोपीय लोगों के लिए पढ़ाने के लिए भी वही एक ओरिएंटल कॉलेज भी ये मदरसे के साथ में खोल दिया। एक सेकेंड में लाइट ऑन करो। हाँ, इस तरह से इन्होंने दोनों
को संतुष्ट कर दिया ताकि ये विरोध ना करें, इनको लगे कि हमारे फेवर में। धीरे धीरे अपनी इनकी जो योजनाएं थी वह अलग चल रही थी, यहाँ तक हमने कल देख लिया था। और ईसाई मिशनरियों को प्राइमरी लेवल पे शुरू कर दिया। कहते हैं या ये फैक्ट भी है कि अगर पौधे को हम हरे भरे वृक्ष की कल्पना करना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जड़ों पे काम करना पड़ेगा, जड़ों को सिंचित करना पड़ेगा। अब मानव संसाधन के रूप में जड़ कौन सी होती है, जो प्राइमरी एज होती है, बाल्यावस्था होती है। तो उन्होंने वहां पर जड़ में ही बीज डाल दिए कि आपको अंग्रेज बनना है, अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करना है, अंग्रेजी कल्चर को फॉलो करना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता की पूर्व। अब जो आधुनिक भारत, अभी तक तो हमने देखा कि मिशनरी आई है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन आया है शासन करने और व्यापार करने। अब एजुकेशन के उसमें क्या क्या उनका रोल रहा, ये हम स्वतंत्रता के पूर्व वाले आधुनिक भारत में देख रहे हैं। क्या हुआ, सबसे पहले 1813 का चार्टर्ड अधिनियम या आज्ञा पत्र आया। इसकी एक धारा थी 43rd धारा। ये बड़ी विवादित थी। इसमें उन्होंने कहा कि जो इंडियन लिटरेचर है उसका पुनरुद्धार करेंगे, उसके रख रखाव के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि अलॉट कर दी। लेकिन उस राशि के संबंध में और इंडियन लिटरेचर के संबंध में उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा कि इंडियन कल्चर किसे माना जाएगा। जो अरबी, फारसी या संस्कृत साहित्य है उसको इंडियन लिटरेचर माना जाएगा, या जो यहाँ पर रह रहे हैं इतने समय से यूरोपियन, उनके लिटरेचर को इंडियन लिटरेचर माना जाएगा। इस लिटरेचर की लैंग्वेज क्या होगी अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई क्लियरली। और जो लिटरेचर लिखने वाले थे, फाउंडर थे, जो साहित्यकार थे, वो कौन होंगे, ऑथर, किन ऑथर को इसमें रखा जाएगा, ये भी क्लियर नहीं किया गया। इसलिए इसके कारण एक बड़ा विवाद छिड़ गया जिसको बोला गया प्राच्य पाश्चात्य विवाद। दोनों तरह के किस साहित्य को रखा जाए, किस साहित्यकार को रखा जाए, या लैंग्वेज क्या हो, इस पर बड़ा विवाद चलता रहा। 4 ग्रुपों में डिवाइड हो गए, 4 तरह के विचारधाराएं सामने आई। ये तो हमने कल देख लिया था और जो समझ लिए चीजें वही। अभी इस विवाद के इस चार्ट से हमने इस विवाद को समझा था कि जो प्राच्यवादी थे उसमें भी इंडियन भी थे, इंडियन दोनों तरह के, जो मुस्लिम इंडियन थे वह भी, और संस्कृत वाले जो पढ़ने वाले थे, वैदिक नॉलेज वाले जो इंडियन थे वे भी थे। दूसरा, पाश्चात्य में भी दोनों तरह के थे, भारतीय भी थे और यूरोपियन भी थे। तो जो प्राच्यवादी थे यानी जो इंडियन कल्चर के, इंडियन संस्कृति के फेवर में थे, वह भी क्या चाह रहे थे, क्यों दी जानी चाहिए। एक तो अगर ये नहीं दी जाएगी, इंडियन कल्चर की, इंडियन शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दूसरा कि जब हमारी खुद की संस्कृति इतनी डेवलप है, वैदिक संस्कृति है या इस्लामिक संस्कृति है, हमारे पास खुद का इतना लिटरेचर है, तो हम दूसरा किसी और का क्यों पढ़ें। फिर और अंग्रेज लोग इसका क्यों बोल रहे थे कि इनको हिंदी ही इंडियन कल्चर में जो चल रही है प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था है, जो पाठ्यक्रम है, उसी की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। अगर ये पढ़ लिख गए तो समझ इनकी डेवलप हो जाएगी, हमारे लेवल पर जाकर सोचने लगेंगे और हमारा विरोध कर सकते हैं। दूसरा, और उनको इस योग्य नहीं समझते थे, गंवार समझते थे, जादू टोने और उसमें बीन बजाने वाले लोगों की कैटेगरी में समझते थे। बोले कि ये कैसे पढ़ लिख पाएंगे, ये इस योग है ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं आएगा, इस टाइप की उनकी सोच थी। तो ये एक हो गए कि इंडियन जो चल रहा है उसी का नॉलेज दिया जाना चाहिए, भारतीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। जो दूसरे थे, दूसरा ग्रुप था, उसमें भी दोनों टाइप से सोच रहे थे कि ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। इंडियन क्यों सोच रहे थे, ताकि उनकी सोच डेवलप हो,
उस लेवल पर जाकर सोच सकें, उनको उनका एक मानसिक विकास अलग तरह से हो, उस कल्चर को समझ सके और उनके साहित्य को पढ़ सके, वहां से नॉलेज ले सके कि कैसे क्या करना चाहिए। फिर जो यूरोपियन थे उनका क्या दृष्टिकोण था कि क्यों लेना चाहिए, मतलब इनको ज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की क्यों देना चाहिए शिक्षा, ताकि हमारे और जो यहाँ के सामान्य नागरिक हैं उनके बीच में एक मीडिएटर तैयार हो जाए। जो लोग पढ़ लेंगे वो मीडिएटर का काम करेंगे, दुभाषी का काम, हमारी बात को उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। इतना हमने कल समझ लिया था। हमने ये भी देख ली थी, भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव के रूप में जाना जाता है एल्फिंस्टन रिपोर्ट, जो कि 1823 में आई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको, इसकी डेट याद रखना है, नाम याद रखना है, और इसके जो सिफारिश है या इसमें जो चीजें दी गई हैं उनको भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वर्तमान एजुकेशन प्रणाली है बहुत कुछ इस पर डिपेंड करती है, यानी हम उसकी शुरुआत यहाँ से, उसकी जड़ें हम यहाँ से मान सकते हैं। क्या हुआ था इसमें? इसमें ये बात कही गई थी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अभी क्या है कि सब कुछ बिखरा बिखरा है, कोई अरबी फारसी पढ़ रहा है, कोई संस्कृत पढ़ रहा है, व्यवस्थित कोई पढ़ रहा है और कोई बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें ये बात कही गई कि सबसे पहले तो स्कूल खोले जाए, मतलब एक जगह, एक बिल्डिंग, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा खोला जाए जिसमें सब लोग आ सकें, सब लोग पढ़ सकें, ऐसी एक सीक्वेंस, मतलब व्यवस्थित तरीके से उनकी पढ़ाई हो सके, विधिवत रूप से हो सके। और दूसरी चीज इसमें क्या कही गई कि हर जगह जिला परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाए। जिला परीक्षा अधिकारी, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अधिकारी होगा और स्कूल में एक सुपरवाइजर होगा जो कि ये देखेगा कि सारा सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है स्कूल में। जिला परीक्षा अधिकारी वहां जिले में बैठ के हर स्कूल में जाकर नहीं देख सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अधिकारों का हस्तांतरीकरण करना। दो चीजें होती है, केंद्रीयकरण और हस्तांतरण। केंद्रीयकरण मतलब सारी पावर अपने में सिमेट कर रखना, किसी को कोई अधिकार नहीं देना, जो डिसीजन लेगा एक ही व्यक्ति लेगा और उसी को सब जगह लागू किया जाएगा। ये बहुत गलत व्यवस्था होती है। जबकि हस्तांतरण में क्या होता है, बंटवारा कर दिया जाता है, अपने कुछ कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि इस मामले में आप सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। कैसे? पूरे इंडिया लेवल पर गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पर होती है स्टेट गवर्नमेंट। ये बंटवारा हो गया। ये स्टेट और सेंट्रल को अभी इसलिए बता दे रही हूँ, आगे भी जरूरत पड़ेगी। एक दो जगह आएगा कौन प्रोविजंस आएगा, नाम आएंगे वहां पर, प्रांत नाम आएगा, तो वो प्रांत से आशय स्टेट से ही है कि जिन स्टेट में जो शासन व्यवस्था है। तो हस्तांतरण हो रहा है मतलब डिवाइड कर दिया है कि इतना डिसीजन इस मामले में आप ले सकते हैं। अब सड़क बनानी है, ये क्या बार बार आप पूछने आओगे सेंटर में कि सड़क बनानी है, और जो वहां दिल्ली में बैठा है व्यक्ति उसको नहीं पता है कि वेदर भोपाल का कैसा है या चंडीगढ़ का वेदर कैसा है। उन्होंने अगर वहां के हिसाब से डिसीजन लेके बना दिए तो रॉन्ग हो जाएंगे डिसीजन। वहां पर मान लीजिए उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि भाई सभी के लिए बहुत आजकल वो फॉग वाला या धुआं वाला, दिल्ली में बहुत पोल्यूशन का वो चलता है, वह समस्या सिर्फ दिल्ली में है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बना के लागू कर दिए जाए तो जो यहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ठीक नहीं है तो वो डिसीजन गलत हो जाएगा। इसलिए हस्तांतरण किया जाता है अधिकारों का। तो यहाँ पर भी शिक्षा जिला लेवल पर एक अधिकारी नियुक्त किया और उसके अंडर में हर एक स्कूल में सुपरवाइजर को नियुक्त करने की यहाँ पर सिफारिश की गई। अनुशंसा, सिफारिश, ये सिनोनिम्स हैं। फिर एक चीज और इन्होंने क्या कही कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम को शामिल करते हुए शिक्षण कार्य निर्धारित करने हेतु एक एल्फिंस्टन संस्थान की स्थापना की गई, मतलब व्यवस्थित तरीके से जहां से वो मॉनिटर करेगा सारी चीजों को, सारी व्यवस्थाओं को। ये नई घटना यही थी ना कि एक बना दिया कि कहाँ क्या अधिकारी नियुक्त करना है, कहाँ पर
कौन पर्यवेक्षक नियुक्त करना है। अब ये तो एक सोच तो बना ली, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो वो यही था 1834 में एल्फिंस्टन संस्थान बनाया गया था। यहाँ तक कल हम पढ़ चुके थे। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया था, क्या देखा था कि विवाद लगातार चल रहा है, और लंबे समय तक हमने ये कल ही पढ़ लिया था कि जो 1833 में 1813 में जो आया था कि 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, चार्टर्ड एक्ट में ऐसा कहा गया था, उससे पूर्व पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया था, और लगातार वो अगले चार्टर्ड के आने तक चलता रहा, इसके बाद में भी चलता रहा। तो यहाँ पे अगला चार्टर्ड आया हर 20 साल में। बताया था आपको कि हर 20 साल में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ ना कुछ मॉडिफाइड होकर नए वे में आते हैं। तो जब अगला आया तो उसमें क्या बोला, शिक्षा के संबंध में क्या बातें हुई। एक तो उनसे कहा गया कि जितने आपके अधिकार क्षेत्र में हैं, जहां जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था करना सुनिश्चित कीजिए। मतलब आपको देना पड़ेगी शिक्षा, और शिक्षा के जो इसके लिए लिटरेचर के रख रखाव के लिए जो 1 लाख रुपए की राशि उन्होंने वार्षिक दी थी, घोषणा की थी, अब उसको क्या कर दिया गया, 10 गुना बढ़ा दिया गया, सीधा 10 लाख कर दिया गया। अभी तो पहले 1 लाख का ही कुछ नहीं हो रहा था कि क्या उसको खर्च करना है, कैसे करना है। भारतीयों के ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने अपने ऊपर ही मनमाने ढंग से उसको जहां मर्जी हुई वहां खर्च किया। होता है ना कई बार, अभी जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत भ्रष्टाचार के मामले कई जगह सुनने में आते हैं। यहाँ बीच का एक दौर ऐसा आया था कि हद से ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा था। उस समय में क्या होता था कि यही है कि किसी गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई, उस योजना में क्या हो रहा है कि नाम तो ये है कि ये गरीबों के लिए है, इनके कल्याण के लिए है, इनके पास जाना है, लेकिन होता क्या था, गरीबों के नाम तो नोट कर लिए जाते थे, उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते थे, साइन करवा लिए जाते थे। इसका उदाहरण उससे ले लीजिए, जैसे जो ओल्डर एज वाले लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो उनकी जो पेंशन आती है, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आज के डेट में भी कई लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनसे अंगूठा लगवा लिया, या कुछ जो थोड़ा बहुत साइन करना जानते हैं, बिना कुछ उनको बताया साइन करवा लिए। अब उसमें क्या लिखा है, क्या कंडीशन है, उन्हें पता ही नहीं है। तो पैसा ये हो गया कि हमने अपनी मर्जी से इनको दे दिया है, या उन तक बात पहुंची नहीं, यानी कि जो जहां तक पहुंचना चाहिए लाभ, फाइनल व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता है। बीच में रकम आती है, सैंक्शन पूरी होती है, और वह रकम आपस में बांट ली जाती है ब्यूरोक्रेटर्स के द्वारा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो 10 लाख रुपए 1 लाख आए, उसका भी कुछ नहीं था सिस्टमेटिक, कहाँ खर्च होगी, किस पर होगी, कैसे होगी। 10 लाख कर दी गई उसको बिना कुछ सोचे समझे, उसका भी मनमाने ढंग से ही अभी तक उपयोग होता रहा। फिर एक चीज इसमें क्या कही गई, जाति धर्म या वर्ग के आधार पर नौकरी देने से कोई मना नहीं कर सकेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में किसी भारतीय को। आप पढ़ाओ लिखाओ, उनको अंग्रेजी ज्ञान की शिक्षा दो, और उनको ऐसे जाति धर्म वर्ग के आधार पर आप उसको मना नहीं कर सकते कि नौकरी नहीं कर सकता। ये एक चीज इनने यहाँ पर कर दी। अब इसमें भी आपको अभी पढ़कर ये लाइन ऐसा लग रहा होगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, दया दिखा रहे हैं अंग्रेज लोग, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था कि तैयार करेंगे हम इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इनको नौकरी देंगे, ये दूसरे लोगों को अपने आप तैयार कर लेंगे, जितना ये सीख जाएंगे आने वाले लोगों को सिखा देंगे, हमें अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर एक चीज इसमें क्या कही गई कि कंपनी प्रति वर्ष किसी भी पद पर नियुक्ति शैक्षिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर देगी। मतलब आपकी जैसे आज की डेट में कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपका जो लाइफ है सिक्योर मानी जाती है कि अब आप जब तक एक रिटायरमेंट की आयु नहीं आएगी आपको वहां से करना है काम, आपको एक सैलरी पर मंथ मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है
उन्होंने बता दिया है कि आप 1 साल तक नौकरी कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही है ये। 1 साल में अगर कुछ जरूरत बढ़ गई कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग आपकी योग्यता नहीं बढ़ी, आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल हटा दिए जाएंगे। आप ये दावा नहीं कर सकते कि मुझे और आगे रखिए, मुझे बना रहने दीजिए, कुछ आप ऐसा उस पर अधिकार नहीं जता सकते कि मुझे क्यों निकाल दिया गया। फिर एक चीज इन्होंने क्या कही, किसी भी देश की ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की स्वतंत्रता होगी, पर भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। अभी तक क्या था, हमने ये पढ़ा था, 100-150 सालों तक ये क्या करते रहे, सिर्फ अपनी जड़ें मजबूत करते रहे, अपना अधिकार जमाते रहे कि कहाँ कहाँ हमको शासन करना है, अपना शासन व्यवस्था को विस्तारित करते रहे, व्यापार को स्थापित करते रहे। इनका इस चीज पे कोई फोकस नहीं था कि ईसाई अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इनको कोई अभी चिंता नहीं थी, और इन्होंने अनुमति भी नहीं दी थी लोगों को कि आप आके धर्म का प्रचार प्रसार करें। अब इन्होंने यहाँ पर उसकी परमिशन दे दी, या इससे पहले थोड़ी बहुत परमिशन दी थी कि सिर्फ ब्रिटेन के लोग आ सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आके कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर दिया है कि अब यूरोप में अकेला ब्रिटेन तो है नहीं, यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबके लिए दरवाजे खोल दिए। आप किसी भी देश से आकर ईसाई मिशनरी की यहाँ पर स्थापना कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, और आप लेकिन जबरदस्ती किसी भी भारतीय की भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे धर्म के मामले में, कि जबरदस्ती आप कन्वर्ट करवा रहे हैं। लेकिन मानता कौन है, रूल्स यहाँ पर फिर वही है, नियम और यम वाली कंडीशन आ जाती है कि नियम अपने लिए होते हैं और यम सबके लिए होते हैं। दूसरी चीज एक जो हमारे मौलिक अधिकार और मौलिक क्या चीज है दूसरी, कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, वेरी गुड, दो है ना। तो मौलिक अधिकार क्या है, उन्होंने कह दिया कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आपने जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट कराया या किसी की भावना के साथ खिलवाड़ किया, तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको वापस बुला लिया जाएगा। ऐसा नहीं था, उन्होंने उनको हार्ड एंड फास्ट नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ उनसे मौलिक कर्तव्य की तरह एक उनको सुझाव दे दिया कि ऐसा करना नहीं है। इसका फायदा इन्होंने इस तरह से उठाया कि धीरे धीरे लोगों को अपनी तरफ, वही सोच क्या है उनकी, हमारी सोच क्या थी, भारतीय संस्कृति की सोच क्या थी वैदिक कालीन, देने में विश्वास था, और यहाँ पर लेने में जितना आ सके देना, एक भी पैसा ना पड़े, अपना कुछ भी ना जाए, सिर्फ लेना ही लेना है, ये वाली सोच इनकी थी। इसलिए इन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने ही धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, भारतीयों को तोड़कर विभाजित करके शासन करने की कोशिश करी। अब इसके लाभ क्या थे, जो चार्टर्ड एक्ट था 1833 का, बेनिफिट्स क्या थे इसके, शिक्षा नीति बनाने का आरंभ हुआ। इस चीज को याद रखेंगे, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, शिक्षा नीति बनाने की शुरुआत कौन से एक्ट से हुई या कौन से आज्ञा पत्र से हुई, तो आपको याद रखना है 1833 का चार्टर्ड एक्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा, है ना। अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जितने अभी हम और पढ़ेंगे, जितने भी एक्ट रहेंगे या जो जो ये चेंजेस आए हैं स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, यहाँ से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन मिलते ही हैं। कई बार क्या होता है, हायर एजुकेशन वाली यूनिट से मान लो हम अगर क्वेश्चन का देखें, तो एक ही टॉपिक से आपको, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, उससे एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि उससे कोई क्वेश्चन आपको ना भी मिले, लेकिन ये वाला पोर्शन ऐसा है कि इससे आपको कम से कम एक तो मिलेगा ही, और एक से ज्यादा 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। जो 5 क्वेश्चन आते हैं मान लीजिए, तो वो 5 भी आ सकते हैं इस टॉपिक से। इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से लर्न करिएगा चीजों को, क्योंकि फैक्ट तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। समझने वाली चीजें हम समझते जा रहे हैं, लेकिन कुछ फैक्ट है वो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। कैसे आएंगे वो, प्रैक्टिस से आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। इसलिए PYQ पर मेरा इतना फोर्स है, जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे आप यहाँ उनको कंपेयर कर पाएंगे, पढ़ते समय याद हो जाएंगी चीजें आपको। और एक चीज इसमें क्या बताई गई, भारत में ईसाई मिशनरियों का बड़ी संख्या में प्रवेश और शिक्षा के विकास में सहयोग यहाँ से
प्रारंभ हो गया, ये इसका बेनिफिट था। अब ये किसकी दृष्टि से बेनिफिट था? हमारी दृष्टि से बेनिफिट नहीं था, ये उनकी दृष्टि से बेनिफिट था। हमारी दृष्टि से ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे राजा राम मोहन राय की क्या विचारधारा थी कि भाई भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान का नॉलेज मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पर हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए तो भारतीयों की दृष्टि से भी ये बेनिफिट वाली बात है कि भारतीयों को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा मिल रही है, पाश्चात्य वाले की तो उनका थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर उनकी सोच डेवलप होगी। लेकिन इसका एक डिसबेनिफिट अगर हम देखें इसी के अपोजिट में, तो क्या होगा? अब यहाँ पर अगर हमको वो अंग्रेजी साहित्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं तो उसकी कीमत ले रहे हैं, अपने धर्म का विकास प्रचार प्रसार यहाँ पर करके, अपने धर्म में लोगों को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करके। अब कन्वर्ट कैसे होते हैं? या तो वहां पर चर्च में जाके आपको कुछ प्रोसेस रहती है उसके थ्रू करवा दिया जाता है, या फिर यहाँ पर इंडियन लड़की से शादी कर ली तो उसका वैसे ही धर्म कन्वर्ट हो गया, इस टाइप से हो जाता है। इसका एक और क्या है? शिक्षा पर व्यय की जाने वाली धनराशि के एकदम से 10 गुना हो जाने से शिक्षा में, अगर बेनिफिट, वास्तविक बेनिफिट की बात करें तो यही है कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा का तेजी से विकास, तीव्र गति से विकास किस एक्ट के बाद हुआ? 1833 के एक्ट के बाद हुआ। फिर हम देखें भारतीयों के लिए नौकरी के द्वार अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। उन्होंने लालच दिया ना कि हम आपको नौकरी देंगे, आप पढ़िए लिखिए। आप कहीं भी सबसे पहली जरूरत क्या होती है? कम्युनिकेशन की, कन्वर्सेशन की आवश्यकता होती है। जब तक अंग्रेजी का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक कैसे कोई उनको लेगा अपने उसमें। और इसीलिए उन्हें सबसे पहले अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी, ये लालच देके कि हम आपको अपनी कंपनी में नौकरी दे देंगे, नौकरी मिलेगी। कई लोग ऐसे थे बेरोजगार थे, परेशान थे, उत्तर वैदिक काल से परेशान चले आ रहे थे, फिर ऊपर से मुगलों का आक्रमण हो गया, उन्होंने हमको गुलाम बना लिया, तो बहुत हालत खराब थी। उन्हें कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति होगा, सामान्य सी सोच है कि थोड़ा सा कहीं से अगर मिलने वाली बात आती है तो आकर्षण बढ़ता है। इन्होंने लालच दिया, दाना डाला, दाने के लालच में चिड़िया जाल में फंस गई। फिर एक और इसकी हानि क्या है? एक हम देख चुके हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दूसरा क्या है? पारंपरिक शिक्षण संस्थानों की इन्होंने उनके बारे में सोचा नहीं कुछ भी, उनको डेवलपमेंट से दूर रखा। उसके बारे में जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो उनको खोले खुद ही ने थे। मदरसा खोल दिया था, संस्कृत कॉलेज खोल दिया था, लेकिन उसके बारे में उन्होंने जब कोई अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं तो उसको वहां पर उन संस्थाओं में अप्लाई नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां उनके ज्ञान विज्ञान की शिक्षा नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको ये था कि वहां पर जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो ये संस्थान जो थे, ये संस्कृतियां जो थी, पिछड़ती चली गई। ये एक डिसबेनिफिट हुआ यहाँ का। फिर यहाँ से एक और चीज हो गई कि अंग्रेजी के प्रति आकर्षण से भारतीय प्राचीन भाषा और संस्कृति का भी, उसको भी विलुप्ति का खतरा हो गया कि कहीं खो ना जाए। दूसरी चीज यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन वो भी यहाँ से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई कि अब लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ गया। अभी वो आएगा, इसके आगे मैकाले रिपोर्ट आती है, मैकाले रिपोर्ट से उसकी शुरुआत होती है कि यहाँ पर वर्ग भेद आरंभ, जो वहां चली थी चीज उत्तर वैदिक काल में, वो फिर से यहाँ पर उन्होंने जैसे तैसे बौद्ध काल में वह दूर हो रही थी, यहाँ आके फिर से उसको हवा मिल गई। यहाँ 1833 के आज्ञा पत्र में भी समाधान नहीं हुआ उस विवाद का। यहाँ पर बता तो दिया कि 1 लाख की जो राशि है उसको 10 लाख कर दिया जाए, लेकिन खर्च कैसे किया जाए, किस साहित्य पर किया जाए, किस साहित्यकार के लिए किया जाए, ये क्लियर यहाँ भी नहीं था, 33 में भी नहीं था। तो इसके लिए फिर क्या हुआ? 1835 में, उस समय इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया को मतलब ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में कौन थे? विलियम बेंटिक, जनरल विलियम बेंटिक। कल बताया था आपको कि ये जो आते थे, जो पूरा गवर्न करेंगे, उनको गवर्नर या जनरल गवर्नर, भारत का जनरल गवर्नर, ऐसे समय समय पे इनको नाम दिए गए, चेंज किए गए।
हम एक जनरल वे में पढ़ रहे हैं, तो उस समय के जो जनरल विलियम बेंटिक थे, उनके टाइम में 1835 में थॉमस बेबिंगटन मेकाले, ये इनका पूरा नाम है, हम सिर्फ मेकाले के नाम से जानते हैं, इनको चलता है, 10 जून 1834 को इंडिया पहुंचे। और यहाँ पहुंचकर जब ये पहुंचे तो मेकाले ने इनके सामने वाली समस्या रखी कि भाई ये विवाद बड़े जोर शोर से चल रहा है कि प्राच्यवादी जो है वह कह रहे हैं कि संस्कृत फारसी साहित्य से साहित्य का अर्थ लगा जाए, उसकी शिक्षा दी जाए भारतीयों को, और जो ब्रिटिश या यूरोपियन जो है पाश्चात्यवादी जो है उनका कहना यह है कि वहाँ यूरोपियन वाला दी जाए, अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। तो इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, तो इसके लिए फिर उन्होंने मेकाले का एक आयोग बनाया, या जो काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। फिर उसने अपना मेकाले पत्र, या इसको मेकाले रिपोर्ट कहते हैं, 2 फरवरी को, मेकाले मिंट भी बोलते हैं इसको, लिखा नहीं है, इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, मेकाले मिंट भी कहा जाता है, मेकाले मिंट, ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, ये भी कहा जाता है। तो 2 फरवरी, ये डेट याद रखना है आपको, ये बहुत सिलेक्टेड डेट है, ज्यादा नहीं मिलेगी आपको, इसलिए इनको एक लिस्ट बना के, है ना, क्रम से खुद से एक लिस्ट बनाइएगा, जो सीक्वेंस में हम स्टार्ट से पढ़ते चले आ रहे हैं, अपना जो सेकंड वाला टॉपिक है उसमें, उसको लिस्ट बना के 1 2 3 का डाल के, और बढ़िया लिस्ट, नाम, लिस्ट, उनका रिपोर्ट क्या था, अभी सिर्फ शॉर्ट में, ये डिटेल वाला आप अलग से पढ़िएगा, क्योंकि डेट याद करना मुश्किल होता है, तो डेट्स को लिस्ट फॉर्म में आसानी से याद किया जा सकता है। ये डेट 2 फरवरी 1835 को यहाँ पर आए और उन्होंने अपना प्रस्तुत किया। इसके मुख्य बिंदु या मुख्य सिफारिशें या मुख्य अनुशंसा क्या थी? इन्होंने कहा, लॉर्ड मेकाले ने कहा कि जो मूल निवासी हैं, अंग्रेजी भाषा का विद्वान बनाए जाने की सिफारिश की उनको, जो भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के ही हैं, उनको अंग्रेजी शिक्षा का विद्वान बनाया जाए, ऐसा इन्होंने पहली बात कही। फिर क्या कहा, ये तो इन्होंने ऐसा लग रहा है कि इंडिया के फेवर में बात कही है, लेकिन इसके बाद इन्होंने जो बातें कही हैं वह बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं थी। घुमा फिरा के उन्होंने सारा का सारा यूरोपियन के फेवर में सारी अपनी सिफारिशें दी। क्या? 1 लाख रुपए की स्वीकृत वार्षिक व्यय राशि, जो कि बदल के क्या हो गई थी, 10 लाख हो गई थी, उसको यहाँ पर हम 10 कर लेंगे, 10 लाख रुपए, है ना, इसको आप 10 ही कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बात का ही है, 35 का ही है, जब तक करेक्शन हो चुका था। 10 लाख रुपए की जो राशि है उसका उपयोग कैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसका फायदा किसको होगा? पैसा किसके पास है? सारा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है सारा पैसा, उसी को खर्च करना है, तो वह अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां खर्च कर सकता है। भारतीय लोगों के पास तो है नहीं कोई अधिकार कि वह खर्च कर सके, संस्कृत पे खर्च कर सके या अरबी फारसी पे खर्च कर सके। तो ये हो गया, ये वाला इन्होंने सुलझा दिया मसला कि पैसा कहाँ खर्च होगा। दूसरा, जो साहित्य है, कौन सा साहित्य उस कैटेगरी में रखा जाए जिसपे खर्च करना है, सॉरी, उसके अंतर्गत उन्होंने रखा केवल भारतीय संस्कृत, अरबी, फारसी, ये अकेली उसमें नहीं आएगी, अंग्रेजी साहित्य भी आएगा उसमें, यानी इंक्लूड कर दिया कहाँ? अंग्रेजी साहित्य को। अब आप समझ लीजिए, भारतीय में अंग्रेजी, यानी जो यहाँ रह रहे थे अंग्रेज लोग, उन्होंने जो रचनाएं की उसको इसमें इंक्लूड कर दिया। अब ईस्ट इंडिया के पास पैसा है, अंग्रेजी साहित्य से उन्होंने, मतलब कौन सा साहित्य के उसमें क्या लेना है, तो उसमें अंग्रेजी को भी इंक्लूड कर दिया। तो अब अंग्रेज लोगों के लिए ही तो खर्च करेंगे, जो भी होगा सब अपने वाले पे ही खर्च करना पड़ेगा, भारतीय लोगों के लिए कुछ भी नहीं था इनका कि करना है। फिर अगर विद्वान की बात करें तो विद्वान भी कौन? ना सिर्फ हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू के या अरबी के विद्वान, इसमें भी अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान थे उनको इसमें इंक्लूड कर लिया गया।
तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ रहा है कहाँ जा रहा है, कि सब पाश्चात्यवादी के फेवर में सारी चीजें उन्होंने बता दी कि सब कुछ जो करना, पैसा भी वही खर्च करेंगे, उन्हीं के लिए करेंगे, उन्हीं के साहित्य पर करेंगे, उन्हीं की भाषा में करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो गई कि जो इंडियन कल्चर है, इंडियन शिक्षा प्रणाली में जो जो चीजें चल रही थी उनको एक तरह से, पूरी तरह से नकार दिया गया। फिर मेकाले के कुछ सुझाव क्या थे? प्राच्य साहित्य और ज्ञान अनुपयोगी है, महत्वहीन है। उनकी नजरों में हमारा साहित्य बिल्कुल तकियानूसी है, कोई उसमें काम की बातें नहीं होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, इसलिए इसकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। संस्कृत, अरबी, फारसी आदि प्राच्य शिक्षण संस्थानों पर व्यय व्यर्थ है, मतलब उसके रख रखाव पर, उनकी जो किसी भी एक कोई भी संस्था है उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो लगती हैं, साफ सफाई की व्यवस्था लगेगी, जो बेसिक नीड्स होती हैं कि टीचर है तो उसका पेमेंट लगेगा, इस टाइप की जो भी बेसिक चीजें होती हैं वह उन पे खर्च नहीं करना है, बेकार है, मत करो, ये इन्होंने सलाह दे दी। फिर प्राच्य साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन, मतलब उसको पब्लिकेशन नहीं करना है, पब्लिश नहीं कराना है, उसका रख रखाव नहीं करना है, बेकार है, कुछ काम की चीज नहीं है उसमें, जो इंडियन लिटरेचर है एकदम बकवास है, बेकार है। अब फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, अंग्रेजी साहित्य ही सबसे श्रेष्ठ है। अपने आप को एकदम सुपीरियर समझते थे, कल भी हुई थी इस बारे में बात। उनको लगता था कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट लिटरेचर है, और अगर इंडियन इस लिटरेचर को पढ़ेंगे तो वह दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ लिटरेचर को समझ सकेंगे, पढ़ चुकेंगे, और सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को समझ सकेंगे, जिन्होंने इस लिटरेचर को लिखा है वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। ऐसी इनकी सोच थी, और इनका यही कहना था कि इसलिए यहाँ पर भी 10 लाख रुपए कर लेंगे कि इन पर 10 लाख रुपए की राशि खर्च नहीं की जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं की जाना चाहिए, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाना चाहिए। एक इस स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे बहुत अच्छे से, इसका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस घोषणा पत्र में ये कहा गया कि जितनी इंडिया के पूरे लाइब्रेरीज में जितनी बुक्स हैं, जितने भी लाइब्रेरी हैं उन सब में जितनी बुक्स हैं, उतना पूरा नॉलेज यूरोप के एक लाइब्रेरी की एक अलमारी की पुस्तकों में है। ये स्टेटमेंट याद रखना है कि ऐसा कहाँ कहा गया, ये बात कहाँ कही है, किसने कही है? लॉर्ड मेकाले की ये सोच थी कि पूरे इंडिया में जितनी लाइब्रेरी हैं उतना नॉलेज तो यूरोप की एक लाइब्रेरी की एक अलमारी में जो बुक्स हैं उनमें भरा पड़ा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनका कहने का आशय ये था। फिर अगली चीज क्या थी? भारतीयों के लिए अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? इसलिए नहीं कि उनको पढ़ा लिखा के कोई बहुत अच्छा उनको अधिकारी बनाना है, बहुत उनका डेवलपमेंट करना है, इसलिए दी जानी चाहिए, अनिवार्य की जानी चाहिए। किनकी करेंगे? तो जो लोग आएंगे स्वेच्छा से, और अगर वो पढ़ेंगे इंग्लिश मिशनरियों में आके तो अनिवार्य रूप से देंगे। क्यों देंगे? बिल्कुल मीडिएटर तैयार करने के लिए, कि हमारे लिए मीडिएटर तैयार हो जाएंगे, हम इनको नौकरी दे देंगे और ये हमारे यहाँ नौकरी करेंगे, फिर ये सीख जाएंगे दूसरों को सिखाएंगे, आगे जाकर एक से दूसरे तक, मतलब हमको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही सिखाते रहेंगे, हमारी बचत हो जाएगी। ये इनकी सोच थी, इसलिए इन्होंने कहा कि सिखाओ। फिर अंग्रेजी भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। इसके पीछे इन्होंने क्या लॉजिक दिए? एक तो जो भारत में प्रचलित भाषाएं हैं अविकसित हैं, डेवलप नहीं है, वे सारे लोग उनको जानते नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड की, व्यापार व्यवसाय की लैंग्वेज नहीं है, सारे लोग नहीं जान सकते हैं उसको, सारे लोग नहीं जानते हैं। और उसमें जो यूरोपियन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है,
वह उस भाषा में नहीं दी जा सकती, यहाँ की जो भाषा है उसमें नहीं दी जा सकती। इसलिए किस भाषा में दी जानी चाहिए शिक्षा? अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए, ऐसा लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया। ये एज इट इज आप फैक्ट याद रखिएगा कि किस भाषा को अपनाने का सुझाव दिया मैकाले ने, या अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सिफारिश किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की। ऐसे याद रखना है इनको। एक और इन्होंने क्या बात कही कि जो कानून है, सॉरी ये कानून है, कानून लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, कानून। जो कानून है यहाँ पर, कानून व्यवस्था है, उसको भी क्या करो? ट्रांसलेट कर दो। अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारी ही चीजें हैं, हम पर ही लागू होनी है, लेकिन लैंग्वेज आपकी लगेगी उस पे। क्यों? क्योंकि आपको ये वाली चीजें समझ में नहीं आती, आपको संस्कृत नहीं आती, आपको अरबी फारसी नहीं आती, तो आप क्या कर रहे हैं? ये बिचौलिए आप जो तैयार कर रहे हैं, इसीलिए तैयार कर रहे हैं उनको शिक्षा देके, नौकरी का लालच देके, कि वो यहाँ की सारी चीजों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें, और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो आप आराम से हमारी संस्कृति को समझ पाओगे, जान पाओगे, और हमारी कमजोरियों को अभी जो थोड़ी जानते हैं, और ज्यादा आप कमजोरियों को समझकर उस पर आप एक्शन ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कानून को भी क्या करा है? ट्रांसलेट कर दिया जाए, और उसकी शिक्षा भी अंग्रेजी में दी जाए। तो अभी तक भी आप देखते होंगे कि जो हमारे यहाँ के न्यायालय है, या क्या बोलते हैं उसको, कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जो कानून व्यवस्था है, वहां पर आज भी वही सब चीजें जो अंग्रेजों के काल से चली आ रही हैं वही चल रही हैं, उनमें चेंज नहीं आया। उन्होंने जो ट्रांसलेशन करके गए हैं, पूरा अंग्रेजी में चलता है कानून व्यवस्था आज की डेट में भी। फिर एक सुझाव इन्होंने क्या दिया? उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, डिवाइडेशन कर रहे हैं। जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था उसको ये फिर से लेके आ गए। इन्होंने क्या करा? जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, राजघराने के लोग हैं, उनको शिक्षित किया। दो 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 तर्क के साथ में, एक कि इनको हम पढ़ाएंगे तो नीचे वाले लोगों को ये अपने आप शिक्षा दे देंगे, पढ़ा देंगे, और दूसरा एक डिवाइडेशन रहेगा, सबको पढ़ाने की क्या जरूरत है, हम उच्च लोगों को ही पढ़ा देंगे, इन्हीं को नौकरी दे देंगे, यही काम करेंगे, सबको पढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, इन्हीं को तैयार कर लेते हैं, यही बीच का काम भी करेंगे और आगे पढ़ाने का काम भी करेंगे। इनको देख के दूसरे लोग आकर्षित होकर अपने आप हमारे यहाँ आ जाएंगे, तो हमारा काम सच जाएगा। और यहाँ पर इनने जो सोच लेके आई है, उससे क्या हो रहा है कि जो ऊपर लेवल पर उच्च घराने के लोग हैं, वो नीचे वाले लोगों को क्या करेंगे, और शोषण उनका करते चले जाएंगे। हुआ भी यही हमने देखा बहुत लंबे समय तक, जब तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप नहीं हो गया, तब तक ये सब फिर बहुत बुरी तरह से चीजें फैलती गई, मतलब कि कहते हैं ना, संक्रामक रोग की तरह। आज हम, मुझे लगता है इतने ही रखते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गए, ये दो चीजें और बस पढ़ लेते, फिर कल वो डिस्पैच कल से पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और ये आ गई है, भारतीयों को उच्च और निम्न दो वर्गों में बांट दिया गया, बीज बो दिए गए। फिर इसके पीछे तर्क यही था कि अलग अलग धन खर्च नहीं करना पड़ेगा। हो गया ये, है ना, आज हमारा यही तक हम रखते हैं, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। होमवर्क आपका, अब आज जो चीजें ब्रिटिश वाली आ गई हैं, इसको आधुनिक भारत में आप लेते चलिए, या एक इसकी, हाँ, टेबल बना लीजिए। होमवर्क में ये करिए, एक टेबल बनाइए, जितनी लिस्ट डेट्स आपके सामने आती जा रही हैं उसको उसमें ऐड करते चलिए। मैं बना के बता देती हूँ, यहाँ पर एक ऐसे टेबल बना लेंगे, इसमें एक साइड नाम रख लेंगे, एक नंबर पे कहाँ से स्टार्ट हमने किया था, किसके शासन काल में सबसे पहले मदरसा खुला एक, है ना, फिर मदरसा खुला, मदरसे के बाद में एक संस्कृत कॉलेज खुला, ऐसे करके उनको डाल लीजिएगा कि इंस्टीट्यूशन किसने खुलवाया,
उसका नाम लिख लीजिए, गवर्नर या जनरल, उसका नाम लिख लीजिए, और यहाँ पर उसका सन, ईयर या डेट, ऐसे करके लिस्ट बना लीजिए। जितनी आपके सामने आती जा रही है जिस क्लास में, उनको इंक्लूड करते चलिए। वैसे भी हम सिस्टमेटिक चल रहे हैं, एक के बाद एक, तो आप ऐसे उसको ऐड करते चलिए, आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। आई होप इतना आज का आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कहीं कोई समस्या नहीं हुई होगी। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। मैम ये आधुनिक शिक्षा पर ही करना है ना? हाँ, आधुनिक शिक्षा का डेट, इससे पहले मेरे ख्याल से डेट ऐसी आई भी नहीं थी। बस एक वो बौद्ध के हमने जन्म का देखा था, 1563 शायद उनका जन्म था, या 67 या 63, इस टाइप से कुछ था उनका, है ना। बाकी तो और ऐसा कुछ था नहीं डेट वाला। तो आज यही विराम दिया जाए। ओके, आई होप समझ में आएगा। फीडबैक दे दीजिए एक बार। ठीक है, चलिए। मैम कोई स्लाइड्स नोट्स डाल दीजिए ग्रुप पे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैंने कल के लिए भी सॉरी कहा ना, मैं नहीं कर पाई थी कुछ नहीं, कारणों से। चार्ट बनाना है ना, तो जी जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली, मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगी, है ना, 5 से 10 मिनट के अंदर ही मैं सेंड कर दूंगी। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओवर करते हैं, नहीं तो फिर हम शांति पाठ के साथ। चलिए, शांति पाठ करेंगे। प्रीति मालवी जी को मैं बुलाती हूँ आज शांति पाठ के लिए। आ जाइए मैम। प्रीति मैम सुन पा रहे हैं? अनीता जी आप करवा दीजिए। अनीता जी, आप लोग फोन रखकर कहीं चले जाते हैं क्या? हाँ, आप मैम करवा दीजिए। हाँ, मनीषा जी आप करवा दीजिए। ओके मैम, करवाती हूँ। ओके। सभी लोग कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान या ध्यान मुद्रा। एक लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास के साथ ओम का उच्चारण। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करते हुए उनमें धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए हरिओम मैम। हरिओम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। थैंक अभी यू हम मैम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, हरिओम। मैम वो नोट्स शेयर कर दीजिएगा, और वो जो लिस्ट बनाई है ना मैम, तो वो भी